नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नौजवान सहाफ़ी शाहिद उमर। शुक्रिया सर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसे खबरें आपके सामने पेश करते हैं जो कल के अखबारात की सुर्खी बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक वायरल खबरों का सवाल है और आज जो खबरें बहुत ज़्यादा चर्चे में हैं वो खबरें हम आपको वाकिफ़ करवाते हैं। जो पहले तो आपको लिए चलते हैं गुजरात के वडोदरा में, और वडोदरा में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे वहाँ की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की जो कमज़ोरियाँ हैं और हमारे सिस्टम में जो रिश्वत सतानी बढ़ गई है उसका इजहार होता है। बहरहाल आपको ये बता दें कि गुजरात का एक ब्रिज है, वडोदरा और आनंद को ये मिलाने वाला ब्रिज है, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आनंद एंड वडोदरा। तो बहरहाल इन दो अजला को ये ब्रिज मिलाता है, लेकिन बदकिस्मती से आप देखेंगे कि वो ब्रिज का कुछ हिस्सा ऐसे वक्त अचानक मुनहदिम हो जाता है जब वहाँ से कुछ गाड़ियाँ गुजर रही थी। नतीजे में 10 अफराद अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं और आप देखेंगे कि फौरी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म जो पीएम रिलीफ फंड है उससे 2 लाख रुपए का ऐलान कर दिया जाता है। गुजरात की हुकूमत भी कुछ मुआवजा देना का ऐलान कर देती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसानी ज़िंदगी की कोई कीमत अदा कर सकता है? जो 10 लोग अपनी ज़िंदगी से महरूम हुए हैं, क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी की रियासती हुकूमत उनकी ज़िंदगियाँ लौटा सकती हैं, उनकी खुशियाँ लौटा सकती हैं, उनके रिश्तेदारों की जो उम्मीदें, उनकी उमंगें, उनकी ख्वाहिशें लौटा सकती है? ये एक अहम सवाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ब्रिज क्यों मुनहदिम हुआ, कैसे मुनहदिम हुआ और इंसानी जानों का इतलाफ हो गया है। बहरहाल माही सागर रिवर पर क्या एक हिस्सा मुनहदिम हुआ, और वो भी आपको बता दूं कि गांभीरी मुजपुर ब्रिज जिसे कहा जाता है उसका एक हिस्सा मुनहदिम हुआ, जिसके नतीजे में ये वाक़या यानी अलमनाक वाक़या पेश आया है। तो बहरहाल हमारे दरमियान जैसा कि मैंने कहा है कि शाहिद उमर है, हम चलते हैं शाहिद उमर से और पूछते हैं कि इसकी तफसीलात और क्या है। सर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें गुजरात की, तो वहाँ पे जो पुल हादसा हुआ उसमें अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी साफ तौर पे ये आंकड़ा नहीं आया कि कितने लोग वहाँ पे दबे हुए हैं। इस पुल की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि 1981 के वक्त ये बनना शुरू हुआ, 1985 से सुचारू रूप से ये चलना शुरू हुआ। लेकिन सबसे खास बात इसमें यह है कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो और जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, दोनों ने ये आशंका जाहिर की थी कि ये जो पुल है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसके पहले उन्होंने शिकायत की थी कि इसका काम आगे बढ़ाया जाए, दूसरे पुल का निर्माण किया गया, लेकिन फिर भी सरकार ने उसको अनदेखी किया, नजरअंदाज किया और उस पुल पे सुचारू रूप से जो आवागमन है वो जारी रहा। आखिरकार आज एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा 1 से 2 साल पहले भी एक ऐसे गुजरात में पुल गिरने का हादसा सामने आया था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि जो गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर है जिनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है उनको वो कॉन्ट्रैक्टर दिया गया था पुल बनाने के लिए, जिसमें उसमें वो हादसा हुआ। लेकिन आज जिस तरह से गुजरात में यह हादसा हुआ, आज अहले सुबह वहां पे दर्दनाक जो वहां पे जो गाड़ियां हैं पुल के नीचे गिर गई। उसमें यह कहा जा रहा था कि जो ट्रक है, 4 पहिए गाड़ी है, यहां तक कि 2 पहिए जो वाहन है, जो बाइक है, वो नदी में गिर गया, जो पुलिया है। तो उसमें अभी भी जब तक हमारी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त तक वहां पे अभी आधिकारिक रूप से ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग अभी भी वहां पे दबे हुए हैं, लेकिन वहां पे जो राहत कार्य है वो बचाव लगातार जारी है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक इस वाक़े का सवाल है, इस वक्त जब यह हादसा पेश आया बताया ये जा रहा है कि कई गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही थी, जिसमें 2 ट्रक्स भी शामिल हैं, साथ ही एक बोलेरो SUV गाड़ी भी शामिल है। साथ में आपको ये भी बता दें कि एक पिकअप वैन को भी बताया जाता है कि वहाँ पर से गुजर रही थी, और जैसे ही पुल मुनहदिम हो गया अचानक उसके साथ ही यानी उस हिस्से पुल का हिस्सा जब गिर गया तो उसके साथ ही ये गाड़ियाँ भी नीचे गिर गई हैं और 10 अफराद के अब तक हलाक होने की इत्तला मिली है। अब देखना यह है कि मरने वालों की तादाद कहां तक पहुंचती है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो, चाहे रियासती हुकूमत हो या मुकामी इंतज़ामिया हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलती ज़रूर है। नतीजे में ये वाक़या पेश आया है। वैसे भी हमारे जो सिस्टम में रिश्वत दाखिल हो गई है, बदनवानी, करप्शन और तासुब व जानिबदारी दाखिल हो गई है, वो तबाही का रास्ता बताती है या रास्ते पर आवाम को गामजन करती है। तो बहरहाल ऐसे सिस्टम को बदलना चाहिए। वैसे भी आप देखेंगे कि कुछ साल पहले भी गुजरात में एक ब्रिज, इंतहाई कदीम ब्रिज था, वो मुनहदिम हो गया था और उसके रेनोवेशन या तज़ीन नौ की जो जिम्मेदारी थी वो आप अंदाज़ा कीजिए कि किसी तामीराती कंपनी, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं दी गई थी, बल्कि एक घड़ी साज कंपनी को उस यानी ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी या उसके रेनोवेशन की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि उस घड़ी साज कंपनी ने बीजेपी को फंड दिया था। तो इस तरह की अगर अखरबा परवरी या चापलूसी
या रुश्वत सतानी का बाजार गर्म रहा तो मैं समझता हूं कि कोई ब्रिज भी हिंदुस्तान का महफूज नहीं रहेगा। वैसे भी आप देखेंगे ये बीजेपी हुकूमत 2014 को आई और उसके बाद से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो ब्रिज था उसे नुकसान पहुंचाया गया और कौमी यकजहती का जो ब्रिज था उसे मुनहदिम करने की कोशिश की गई। तो इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह आसाम में अक़लियतों को सताया जा रहा है, मुख्तलिफ बहानों से अक़लियतों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है और मदरसों को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर कहीं मुस्लिम आबादी है तो उस मुस्लिम आबादी को भी मुख्तलिफ बहानों से वहाँ से हटाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि 4 जुलाई को हुकूमत आसाम एक ऐलान करती है कि वो एक मुकाम पर आपको बता दें कि गवर्नमेंट से वो थर्मल प्लांटिंग ये जो वाक़या है धुबरी का वाक़या है, तो धुबरी ज़िले में हुकूमत ने कहा था कि 3400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट कायम करेगी। और जैसे ही 4 जुलाई को ये ऐलान हुआ, 5 जुलाई से आप देखेंगे शायद वहाँ पर जो मुसलमानों की बस्ती है तकरीबन 2000 मुसलमानों के मकानात हैं। अगर 2000 मुसलमानों के मकानात हैं तो उसमें अगर एक 5 के हिसाब से भी औसतन आबादी का हिसाब लगाया जाए, लोगों का हिसाब लगाया जाए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 10,000 लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा की मुखालिफ और मुस्लिम दुश्मन हुकूमत ने ये इस तरह कार्रवाई की और हुकाम ने दूसरे दिन से ही वहाँ के मकानात मुनहदिम करने शुरू कर दिए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में, चूंकि अब नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं, उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और वो भी अडवाणी की तरह किसी एक इमारत में आरामदायक जिंदगी गुजारेंगे, तो क्या अब मुकाबला वज़ारत उज़्मा के लिए अमित शाह, हेमंता बिस्वा शर्मा और साथ ही जो चीफ मिनिस्टर यूपी है योगी आदित्यनाथ, उनके दरमियान होगा, इसलिए ये किया जा रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बीजेपी का हम बात करें तो वो विकास कम और विनाश के रास्ते की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं अब उनका अंतिम चल रहा है, लेकिन इसी बीच अगर हम आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की बात करें या जितने भी बीजेपी के राज्य जो मुख्यमंत्री है अब उनमें इस बात की होड़ मची हुई है कि हिंदुत्व में हम कितने आगे हैं। और आगे अगर हम बात करें तो सभी लोग अब प्रधानमंत्री की जो सीट है उसकी दावेदारी पर लगे हुए हैं। बीच में हमने देखा है कैसे प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच कैसे खींचातानी चली और सेम उसी रोड मैप पे जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो अब असम को आगे ले जाना चाहते हैं, वो भी खुद को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बड़े हिंदू हैं। अगर हम हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो बीच में देखा गया कैसे किसी एक खास समुदाय के खिलाफ वो लगातार टिप्पणियां करते रहे, यहां तक कि कुछ लोगों को जिन्ना से भी उन्होंने जोड़ना शुरू किया। तो बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी की किसी भी पार्टी की बात हो या किसी मुख्यमंत्री की बात हो, तो उनमें यह नहीं छोड़ा जा सकता है कि उनमें भी लगातार इस बात की होड़ मची हुई है कि हम ज्यादा हिंदुत्व की राजनीति करें ताकि आने वाले वक्त में जो मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा जो प्रधानमंत्री का सीट है वो हमें मिल सके। और यही वजह है कि लगातार विपक्ष भी यह आरोप लगाती है कि एक ऐसी पार्टी जो लगातार किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए लगातार दूसरे पे कानूनी कार्रवाई करती है, नोटिस बगैर नोटिस जारी किए हुए उन पे इलीगल कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें तो हमने देखा किस तरह से वहां पे बुलडोजर का होड़ मचा हुआ, मध्य प्रदेश में भी देखा गया। सेम उसी रास्ते पे अब हेमंत बिस्वा शर्मा चल रहे हैं और आगे की जो उनकी रणनीति है वो खुली तौर पर उनकी दिख रही है। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक तासुब व जानिबदारी का सवाल है, अगर किसी इलाके में, किसी मुल्क में, किसी रियासत में अगर तासुब व जानिबदारी का मुजाहरा किया जाता है ज़ात की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर या फिर रंग व नस्ल की बुनियाद पर, तो यकीन मानिए कि वो मुल्क, वो रियासत कभी तरक्की नहीं कर सकती। यही हाल 2014 से हिंदुस्तान का हो रहा है। हिंदुस्तान में तरक्की के बेशुमार मौके हैं। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है और आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को 2014 से ऐसा लगता है कि जानबूझकर बदनाम कर दिया गया है और एक मखसूस मजहब के मानने वालों को की बरतरी और उनका तसल्लुत कायम करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन याद रखिए ये हिंदुस्तान है और किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें करने लगे। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में इस तरह की हरकतें हो रही है। उड़ीसा में आप देखेंगे कि नवीन पटनायक, बेजू जनता दल के जो नवीन पटनायक थी उनकी हुकूमत थी और वहाँ पर कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन अब एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने अब उड़ीसा की फ़ज़ा को भी, वहाँ के माहौल को भी जहर आलूद कर दिया है। फ़िरका परस्ती, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है वहाँ पर कुछ ना कुछ बहानों से अक़लियतों को सताया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अब खबर यह आई है कि कम अज़ कम 444 ऐसे यानी माइग्रेंट वर्कर्स को वहाँ के हिरासती मराकज़ में रख दिया गया है और उन पर हुकूमत ने ये लेबल चिस्पा किया है कि ये बांग्लादेशी है। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये मेरा मुल्क, मैं इस मुल्क का और यहाँ मेरी पैदाइश हुई है। अगर कोई कहता है कि तुम बांग्लादेशी हो, तुम
पाकिस्तानी हो, तुम म्यांमार के रहने वाले हो, तुम रोहिंग्याई हो, तो फिर क्या वो बंदा खामोश रहेगा? हरगिज खामोश नहीं रहेगा, बल्कि ये उसके दस्तूरी हुकूक की संगीन और सरी खिलाफवर्जी है और ओडिशा में ऐसा किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि बीजेपी जहां पर भी जाती है इस तरह की हरकतें कर रही है, क्या ये हरकतें लोग बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम बीजेपी की बात करें, कोई भी ऐसी राज्य हो वहां पे देखा जा रहा है, हमने दिल्ली इलेक्शन भी देखा, महाराष्ट्र इलेक्शन भी देखा, तो बीजेपी के पास ये माना जाता है कि उसके पास हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए या किसी एक खास समुदाय की राजनीति करने के लिए ऐसे स्पेशल सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं जिससे ये कुछ लोगों को साबित किया जा सके कि अपने देश के नहीं है। क्योंकि अहम सवाल ये है कि अगर वो अपने देश के नहीं है तो आप उनके वोटर से इस वक्त आप जीते हो, तो क्या आप उस जो आपको जो वोट मिले हैं आप उसको खत्म कर सकते हो? दूसरी चीज ये कि अगर हम देखें इस वक्त जितने भी आसपास अपने जो बॉर्डर है वहां पे उसकी जो देख रेख बीएसएफ करती है, वो आपके गृह मंत्रालय के अंदर आता है और आपकी हुकूमत बैठी है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर आपने असम में वहां पे आपने उड़ीसा, माफ कीजिएगा, उड़ीसा में आपने सरकार चलाई, केंद्र में आप बैठे हुए हैं, तो आपके रहते हुए इतने बड़े घुसपैठिया कैसे आ जा रहे हैं? और सबसे खास बात यह कि ये एजेंडे बार बार इलेक्शन के टाइम क्यों उठाए जाते हैं? आपके पास 2014 के बाद से लगातार वक्त है, लेकिन ऐन वक्त पे ये देखा जाता है कि जब देश में कोई बड़ा मुद्दा हो उसको दावने के लिए या फिर किसी राज्य में चुनाव हो, अगर वहां पे बीजेपी को लगता है कि हमारी हुकूमत शायद यहां पे गिर सकती है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि उस सिचुएशन में ऐसे मुद्दे जानबूझकर लाए जाते हैं। और यही वजह कि विपक्ष भी लगातार बीजेपी पे आरोप लगाती है कि ये धर्म देखकर राजनीति करते हैं। लेकिन एक बात है कि जहाँ तक अंतिम सरकार यानी अंतिम संस्कार का सवाल है, ये संस्कार जो होते हैं वो आखिरी सफ़र के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि फ़िरक़ा परस्तों का अंतिम संस्कार का वक्त आ गया है। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि बिहार में जिस तरह मुख्तलिफ बहानों से अपोजिशन को दबाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर नीतीश कुमार और बीजेपी की और चिराग पासवान की हुकूमत है, तो आप वहाँ देखेंगे कि मांझी राम भी उस हुकूमत का एक हिस्सा है। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि बिहार में बीजेपी के ज़ेर क़यादत जो इत्तेहाद है उसकी हुकूमत का अंतिम संस्कार होने वाला है। जैसा कि आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भी इस तरह की हरकतें, ख़ासतौर पर वाक़िफ़ों के बारे में कहते हैं या लव जिहाद नाम नेहा जो है खुद साख्ता जो लफ्ज़ है उसके बारे में कहते हैं कि उनका राम राम सत्य कर दिया जाएगा। तो अब वहाँ पर भी बिहार में हो सकता है कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत का राम राम सत्य होने वाला है। तो बहरहाल नाज़रीन, बिहार का जहाँ तक सवाल है, आप देखेंगे कि वहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है फ़हरिस्त राय दहनगान पर, उसको लेकर अवाम में काफ़ी बरहमी पाई जाती है। ख़ासतौर पर इंडिया ब्लॉक के जो जमातें हैं वो उन्होंने आज ज़बरदस्त एहतजाज किया। बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया गया था और उस पर आज अमल किया गया। और राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पटना में पहुंच रहे हैं और हमारा जो प्रोग्राम हो सकता है होने के बाद वो वहां पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिहार में अपोजिशन ने ज़बरदस्त एहतजाज किया, ट्रेनों को रोक दिया और ट्रेन हो या फिर ट्रैफिक, सड़क की जो ट्रैफिक है उसमें ज़बरदस्त खलल पड़ा है और हुकूमत परेशान हो गई है, ये कहा जा रहा है। और कई आरजेडी के कायदीन को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बिहार की जो 8 करोड़ आबादी है, 8 करोड़ आबादी में से तकरीबन निस्फ से ज़्यादा यानी आधी आबादी से ज़्यादा के पास दस्तावेज़ात ऐसे नहीं हैं कि वो अपनी शहरियत साबित कर सकें। और उनसे ये कहा गया है कि आपको आपके साथ साथ अपने माँ बाप की जाए पैदाइश यानी मुक़ाम पैदाइश के अलावा उनकी तारीख़ पैदाइश भी बतानी होगी। अगर इंसाफ की भी बात की जाए तो ना नीतीश कुमार के पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट, किसी दवाखाने का बर्थ सर्टिफिकेट होगा और ना हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास किसी दवाखाने में पैदा होने का सदाकतनामा होगा। इसी तरह अगर अमित शाह की बात करते हैं तो उनकी पैदाइश, उनकी तारीख़ पैदाइश अगर देखते हैं तो पता चलता है कि वो भी किसी अस्पताल में पैदा नहीं हुए बल्कि किसी घर के कोने में पैदा हुए हैं। तो बहरहाल इस तरह की आबादी वो कहाँ से लाएगी, आप ये बताइए। जी सर, अगर हम बिहार की बात करें तो सबसे खास बात यह है कि बिहार में हर साल आग से लोग वहां पे जूझते हैं और बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। उसमें भी लोगों का ये कहना है, जो विपक्ष उसका ये कहना है कि जब घर नहीं बच पाता, लोगों के जो सर के ऊपर छत है वो नहीं बच पाती, तो लोग कागज कैसे बचा पाएंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर बिहार की बात करें तो आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, उनके पास एजुकेशन रेट की बात करें वो भी कम है। तो बिहार में आप एन वक्त पे ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि वहां पर लोग कागज दिखाने में काफी उनको मुश्किल होगी। उससे बड़ी बात यह है कि आपने जो टाइम ड्यूरेशन रखा है वो बहुत कम रखा है। 1 मंथ के अंदर अगर हम कोई फॉर्म बिहार में ऑनलाइन करें
करें तो उसको कम से कम 7 से 10 दिन लग जाते हैं आने में। बहुत से ऐसे लोग हैं बिहार में जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो काफ़ी सिचुएशन से उनको जूझना पड़ेगा। अगर हम आज बिहार बंद की बात करें तो बिहार बंद को लेकर जिस तरह से आज पटना में राहुल गांधी पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे, तो उससे एक चीज ये साबित हो चुकी है कि बिहार में जो विपक्ष है पूरी तरह से मजबूत है और सभी लोग एक मंच पे आकर इस बार जो वहां पे सत्ता है, अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर हम माले की बात करें तो माले ने सर कहा है कि इस जो आज बिहार बंद हुआ है उसको उन्होंने ऐतिहासिक बताया है। ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि देखा गया एक ही मंच पे मुकेश कुशवाहा जो कि निचले जाति का पॉलिटिक्स करते हैं, राजद के सुप्रीमो जो हैं वो तेजस्वी यादव पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, तमाम दल के नेता पहुंचे, यहां तक कि पप्पू यादव ने खुद रेल तक रोक दिया। तो तमाम चीजें आज देखा गया बिहार में। यहां तक कि ये भी देखा गया कि बिहार में जो एक तबका है, जो युवा है, वो भी बड़े पैमाने पर रोड पर उतरे, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तो इससे और उससे भी बड़ी बात यह कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा ये आज का प्रदर्शन रहा। तो ये माना जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से एक बार ये लग रहा था कि विपक्ष में शायद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि देखा गया हाल ही में विपक्ष कांग्रेस की तरफ से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला गया, नए प्रभारी को लाया गया। यह भी कहा जा रहा था कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच सबको पता है कि ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी ने सबको एक किया है एक मंच पे, ठीक कल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इसको लेकर, और उससे एक दिन पहले आज जिस तरह से बिहार में सैकड़ों हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने खुद इकट्ठा हुए, उसके बाद से जिस तरह से तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, राहुल गांधी ने जिस तरह से केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो उससे यह साफ हो चुका है कि बिहार में इस बार विपक्ष पूरी तरह से मजबूत है और इस बार इलेक्शन के लिए उसके पास पूरी तरह से रोड मैप तैयार है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में आप देखेंगे कि जैसा कि शाहिद उमर ने कहा कि वहाँ पर दस्तावेज़ात यानी कागजात कैसे महफूज रखेंगे। वहाँ तो ख़वातीन की इज़्ज़तें भी महफूज नहीं है, उनकी इस्मतें भी महफूज नहीं है। और हाल अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह डाइन के नाम पर 5 यानी ज़िंदगियों का खात्मा कर दिया गया। इस सिलसिले में आप क्या जानते हैं? देखिए, अगर हम वहाँ की बात करें, क्योंकि वो इलाका पूरी तरह से एक अलग एरिया पड़ता है, एजेंसी इलाका है जी, पप्पू यादव का इलाका है, लेकिन वहाँ पे अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या हकीकत में जो डायन नाम दिया गया है उससे उनकी मौत हुई है या फिर कोई और वजह है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आप बिहार में समझ सकते हैं कानून व्यवस्था किस तरह से अभी बनी हुई है और किस तरह से डर है कि लगातार एक सप्ताह के अंदर 5 से 7 लोगों की जिंदगी जा चुकी है। पटना में देखा गया कि वहां पे एक व्यवसायी, उनकी हत्या की जाती है, गोली मारी जाती है, उसके खुद 1 से 2 दिन बाद एक स्कूल के जो टीचर है उनकी हत्या की जाती है। फिर आपको वहां की अब बात करें तो डायन के नाम पे 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर जो अपराधी हैं उनके अंदर कितना खौफ और कितना खौफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार जो लगातार अपराध कर रहे हैं उनको किसका संरक्षण मिल रहा है, किनका हाथ है उनके सर के ऊपर कि वो खुलेआम ऐसे अपराध कर रहे हैं, और अभी तक गिरफ्तारी भी उस लेवल पे नहीं हो पा रही है जिससे ये माना जाए कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सही है। अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि उनके जमाने में जंगल राज है, लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जंगल राज है या फिर ये मंगल राज है। बहरहाल मंगल राज हो या जंगल राज हो, लेकिन ये राज सबका ख़त्म होने वाला है। वैसे भी नाज़रीन, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो जारिया साल ही इंतखाबात वहाँ पर असम्बली होने वाले हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी किसी न किसी तरह वहाँ इक़्तिदार हासिल करने की ख्वाहां है। और इसी मन में आपको बता दूँ कि अपोजिशन ने बाज़ाब्ता तौर पर खुले आम और बबांग दहल ये इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि जो सरकारी पार्टी है यानी जो हुकूमत चला रही है, बीजेपी हो या फिर उसकी हलीफ जमातें हों, वो तमाम की तमाम इलेक्शन कमीशन को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन बेचारा मजबूर है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे हुकूमत की सुननी पड़ती है और हुकूमत के इशारों पर उसे रक्स करना पड़ता है। तो अब देखेंगे कि कब तक ये रक्स करेगा। लेकिन आज जिस तरह अपोजिशन जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, जिस तरह एहतजाज किया है और मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ मुकामात ही नहीं बल्कि सारे बिहार में ये आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी, उसके बाद शायद इलेक्शन कमीशन को भी कुछ एहसास हो जाए कि वो हुकूमत के इशारों पर पूरी तरह नाचना बेहतर नहीं समझना चाहिए उसे। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि 2 भाइयों ने बीजेपी की नींद हराम कर दी है। और अब हाल ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जहाँ पर गैर मराठीदा अफराद को जदोकोब करने, उन्हें थप्पड़ रसीद करने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था और वो भी कैंटीन में पेश आया, और बासी खाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए
शिवसेना MNS और शिवसेना उद्धव ठाकरे के हामियों ने एक गैर मराठी दांव को थप्पड़ रसीद कर दिया। नतीजे में आप देखेंगे कि फडणवीस यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और एकनाथ शिंदे भी परेशान हो गए, लेकिन MNS के राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब ऐसा लगता है कि रुकने वाले नहीं हैं और उनका जो निशाना है, उनका जो हदफ है वो है मुंबई म्यूनसिपलिटी इलेक्शंस और इसमें ये कामयाब होंगे, उनका दावा है। और उसके बाद बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, खास तौर पर महाराष्ट्र से। इनका यह भी कहना है कि बीजेपी मराठों की दुश्मन है और गुजरातियों की दोस्त है और वो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स है वो महाराष्ट्र को मिलने वाले थे लेकिन गुजरात मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो बहरहाल शायद आप देखेंगे कि वहां पर जैसे ही इत्तेहाद हो गया है दोनों भाइयों का, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का, उसके बाद ऐसा लगता है कि फडणवीस भी बहुत परेशान है। बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरह से जब एक मंच पे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब मौजूद हुए उस वक्त से ही देखा गया कि जो बीजेपी के अंदर का जो खैमा है पूरी तरह से हिल गया था। अगर हम भाषा की बात करें तो ये पहली बार कोई नहीं है जो भाषा विवाद हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे बहुत ही जल्द BMC चुनाव होने वाले हैं और वहां पे हर पार्टी चाह रही है कि हमारी जो वहां पे सत्ता है उस पर हम काबिज हो सके। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि राज ठाकरे जिस तरह से उनके भी जो विवादित बयान पिछले कुछ महीनों में रहे हैं चुनाव के दौरान, वो भी काफी विवादों में रहा है। लेकिन अब जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए हुए हैं तो देखने वाली बात होगी कि राज ठाकरे क्या जिस तरह से बीजेपी के साथ रहते हुए जिस तरह से उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते रहा है, क्या इस बार वो पूरी तरह से खुले तौर पे प्रधानमंत्री मोदी की बात करिए या गृह मंत्री अमित शाह की बात करिए उन पे कोई टिप्पणी करते हैं नहीं? क्योंकि अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन है तो महाराष्ट्र को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हुए हैं, लेकिन ये जोड़ी कब तक बनी रहती है ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखेंगे बल्दिया के इंतखाबात होने वाले हैं वहाँ पर, और बल्दिया के इंतखाबात इसलिए कि अगर आप मुल्क में तमाम बल्दियात का जायजा लें तो समझेंगे कि महाराष्ट्र में जो मुंबई बल्दिया है वो बहुत दौलतमंद है। तो बहरहाल नाज़रीन आप देखना है कि मुंबई बल्दियात के इंतखाबात में किसको कामयाबी मिलती है, लेकिन क्या बीजेपी वहाँ पर मौजूदा हालात में इंतखाबात करवाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ज़बान के नाम पर जो मराठे अपने हसास होने का मुजाहरा कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि हिंदी थोपने की कोशिश करने वाली बीजेपी काफ़ी परेशान है। अब ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर RSS के तमाम क़ायदीन ये कहने लगे हैं कि तमाम ज़बानें हिंदुस्तान में अहमियत की हामिल हैं। जबकि आप देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था, अपने खिताब में उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ी बोलने वाले यानी अंग्रेज़ी में बातचीत करने वाले बहुत ज़्यादा पछताएंगे और उनके लिए आगे जो दिन आएंगे वो शर्म महसूस करेंगे अंग्रेज़ी बोलते हुए। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमित शाह के एकलौते फर्जंद है जय शाह, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह है। और आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इंडिया में हो या बैरून ममालिक में इजलास होते हैं तो अंग्रेज़ी में बात करना पड़ता है, अंग्रेज़ी में खिताब करना पड़ता है। और तो बहरहाल उनको शर्म नहीं आ रही है, उनके बेटे को इन्होंने ये भी नहीं सोचा। और ये भी कहा जाता है कि खुद अमित शाह ने अपने बेटे को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में शरीक करवाया और जब भी उनको शर्म नहीं आई ये सवाल कर रहे हैं दलित तंजीमों के ओहदेदार। ये मैंने कर रहा हूँ, जब से मैं जो आपको बता रहा हूँ ये दलित तंजीमों के ओहदेदार कर रहे हैं या दलित दानिश्वर कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये आलाजात के जो तबके हैं, जो ब्राह्मण तबका है, वो तो खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में दाखिला दिलाता है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में पढ़ाता है, लेकिन ईसाइयों से अपने घरों में नफरत करता है। और ये दुगलापन जो है उसकी वजह से वो अहम ओहदों पर फाइज हो जाता है। जबकि जो दलित है और शूद्र है या फिर आप देखेंगे ओबीसीज हैं उनके या कबायली हैं उनके बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से की तालीम से इसलिए महरूम रखा जा रहा है ताकि वो सवाल ना करें। तो बहरहाल अगर आपको तरक्की करना है तो हर ज़बान को इज्जत देनी होगी। और मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे आप रियासत तेलंगाना में रहते हैं तो आपको तेलुगु सीखना ज़रूरी है क्योंकि तेलुगु यहाँ पर दफ्तरी कामकाज की ज़बान है। तो लाजिम ज़बानों का एहतराम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि अंग्रेजी बोलने वाले शर्म महसूस करेंगे, शर्मसार हो जाएंगे। शर्मसार तो वो होते हैं जो इंसानियत के दुश्मन होते हैं, जो मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और अपने बच्चों को ये अगर अंग्रेजी की मुखालिफत तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं और उनके बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए बैरूनी ममालिक जो जाते हैं या पढ़ रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर आप मोदी कैबिनेट के तमाम वज़रा का जायजा लेंगे तो उनके कई ऐसे हैं जिनकी औलादें अमेरिका में पढ़ रही हैं, बरतानिया में पढ़ रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ रही हैं, तो क्या वो शर्म महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार जाते हैं तो वहां पे अपनी जो स्पीच है वो इंग्लिश में देते हैं।
जी हाँ, तो जी हाँ। क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी शर्म करनी चाहिए? अगर हम बात करें जब इंटरनेशनल, अभी भी प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश के दौरे पे जाते हैं तो बाकायदा वो उनको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। कई बार तो देखा गया खुद इंग्लिश में वो स्पीच करते हैं। सबसे खास बात यह है कि जब भी बीजेपी के कोई भी नेता जब साउथ एरिया में आती है तो खुद उनको इंग्लिश का इस्तेमाल करना पड़ता है। और एक दूसरी बात, अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अंग्रेजी नहीं समझते तो खामोशी अख्तियार करते हैं और अपना सर हिलाते हैं। उसी तरह जिस तरह उन्होंने अपने दौरे अमेरिका में जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान हिलाया था। ट्रंप उन्हें गुस्सा किए जा रहे थे, ट्रंप उनसे कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान पर टैरिफ आयद कर देंगे, हिंदुस्तान टैरिफ्स की खिलाफवर्जी कर रहा है, खुद तो फायदा हासिल कर रहा है और अमेरिका का नुकसान कर रहा है। और फिर आपने देखा कि किस तरह दहशतगर्दों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को इन्होंने हिंदुस्तान के बराबर ला खड़ा कर दिया। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म बड़े अजीब गरीब यानी भोले अंदाज में ट्रंप को फ्रेंड ही कहते रहे और आज भी वो कहते हैं कि फ्रेंड है हमारे, लेकिन ऐसा फ्रेंड ऐसा नहीं होता, बल्कि दुश्मन से बदतर दोस्त है वो, मैं समझता हूं। क्योंकि अब ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि चूंकि हिंदुस्तान ब्रिक्स में है यानी तंजीम में है तो उसे पर भी 10% जायद टैरिफ आयद किए जाएंगे। तो ये कैसी दोस्ती है शायद? बिल्कुल, उसने ये भी कहा खुले तौर पे, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अगर फिर अमेरिका ने दोहराया कि हमने पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान के बीच जो युद्ध हो रहे थे उसका हमने समझौता कराया, मध्यस्थता कराया। इसी के बाद खुद वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने ये कहा कि जो देश ब्रिक्स में शामिल है उनको कड़ी चेतावनी दी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसको आप आगे बढ़ाते तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भारत को भी उन्होंने आंख दिखाया, उसने ये कहा कि भारत को अगस्त में टैरिफ जो है वो भरनी पड़ी। तो आप देखें लगातार एक तरफ जहाँ मोदी को लेकर हिंदुस्तान को लेकर अमेरिका अलग अलग दावा कर रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल चुप हैं। वो उनके एक मंत्री भी ये दावा नहीं कर पा रहे हैं कि जो अमेरिका कह रहा है उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और अमेरिका के लगातार ये दावा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मध्यस्थता कराया था। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक खामोशी का सवाल है, खामोश रहना चाहिए इंसान को। खामोशी जो है वो बहुत ही यकीन मानिए कि हिंदुस्तान की जो इंसान की जो दानिशवराना सलाहियतें हैं उसको जाहिर करती है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बहुत खामोश रहते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त खामोश रहते हैं जब किसी औरत की इस्मत रेज़ी हो जाती है, जब मणिपुर जलने लगता है, जब मुसलमानों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जब मुसलमानों की बस्तियों को गिराया जाता है, जब मकानात को मुनहदिम कर दिया जाता है और उनके नौजवानों को लव जिहाद और मुख्तलिफ जिहाद के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, तब खामोश रहते हैं। और जब इलेक्शन की बात आती है, इंतखाबी मुहिम की बात आती है, तो आप देखिए कि उनकी ज़बान कैसे चलती है। वो दरअंदाजों के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि वो कांग्रेस आएगी तो तुम्हारे जेवरात, तुम्हारा सिंदूर सब कुछ लुटा देगी और इन्हें दे देगी। तो बहरहाल आप देखेंगे कि खामोशी के मामले में वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत तनकीद का निशाना बनाया करते थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की खामोशी को आप दानिशवराना खामोशी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक पहचान थी। इंटरनेशनल लेवल पर जो माहिरीन इक़्तिसादियात है वो सर फहरिस्त उनमें उनका शुमार होता था। इंतहाई मोतबर शख्सियत और कभी किसी इंसानों को नुकसान पहुंचाने की वो सोच नहीं सकते थे। और तो आप देखेंगे किस तरह वो बेखुसरों को बचाते थे। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी शाहिद उमर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।